Hello everyone, welcome to the Code Breaker. Welcome back. This is the second part of the series जो हमने start की है Python from zero to hero or from scratch to pro level. Especially for class 11th and 12th students, those who are studying in IP or CS, whether in CBSE medium or ISC board, okay, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस समय आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती और आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कमिंग बैक टू द प्रोग्रामिंग. ओके, लास्ट टाइम अगर याद हो तो लास्ट क्लास पे हमने एक प्रोग्राम बनाया था सम ऑफ टू नंबर्स का. अगर याद हो तो, और याद होना चाहिए, वैसे अच्छी बात है याद है वो. तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक्चुअली में ये जो प्रोग्राम आपने बनाया है सम ऑफ टू नंबर्स का, ये प्रोग्रामिंग के किस कैटेगरी के अंदर लाई करता है, तो अब ये बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं. तो बता दे रहा हूँ. देखो 11th एंड 12th में स्पेशली जो पूरा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड है. पहला है सीक्वेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग, इसी को कुछ बुद्धिमान लोग सिंगल लेयर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, जो अपने आप बुद्धिमान समझते हैं. ओके, अब कमेंट में नाम मत लिखने लगना कि सर ये अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझता है, ये वो, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला. सेकेंड है डिसीजन कंट्रोल प्रोग्रामिंग, इसी को डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग भी कहते हैं. एंड थर्ड है इटरेशन स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग. इटरेशन मीन्स होता है जहां पे हम लूप का यूज करते हैं. ठीक है, अब सुनने में तो ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, बट ये होता क्या है, ये क्या होता है और ये क्या होता है. जहां कहीं भी पे लूप यूज होगा वो इटरेशन स्टेटमेंट है. जहां कहीं पे भी इफ, एलिफ, एल्स, ये तीन कीवर्ड आपको दिखाई दें वो प्रोग्राम कहलाएगा डिसीजन कंट्रोल प्रोग्राम. और जहां कहीं पे भी ये और ये दोनों ही यूज ना हो वो प्रोग्राम होगा सीक्वेंस कंट्रोल या सिंगल लेयर प्रोग्राम. जैसे अगर याद हो तो हमने ये प्रोग्राम बनाया था लास्ट टाइम सम ऑफ टू नंबर्स का, जिसमें हमने a की वैल्यू ली थी 10, b की वैल्यू ली थी 20 और c की वैल्यू ली थी a+b. शायद यही लिया था. उसका हम प्रिंट कर रहे थे. किसको हमने प्रिंट किया था? c को. तो रिजल्ट मिल रहा था हमें 30. अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि जब तुमने ये सोचा कि तुम्हें सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है, ये तुम्हारे दिमाग में आया कि ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका लॉजिक ये कह रहा है कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है. तो दो नंबर्स के लिए तुमने दो वेरिएबल लिए, क्योंकि अभी तुम्हें ये पता है कि एक वेरिएबल एक टाइम पे एक वैल्यू होल्ड कर सकता है. तो दो नंबर थे, तुमने दो वेरिएबल ले लिए. अब इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे, दो नंबर्स को जब ऐड करोगे, तो दो नंबर को ऐड करने के बाद एक थर्ड वैल्यू मिलेगी जो फाइनल वैल्यू होगी, जो रिजल्ट होगा सम ऑफ टू नंबर्स का. तो उसके लिए भी तुम्हें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें तुम स्टोर कर सको उसको. तो ओवरऑल सम ऑफ टू नंबर्स के लिए तुम्हें कितने वेरिएबल्स की नीड हुई? 3. उसी तरह से अगर एक प्रोग्राम हम ये सोचें कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बनाने हैं, मतलब 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का हमें सम करना है, तो 10 नंबर्स है तो हम 10 वेरिएबल्स लेंगे. फॉर एग्जांपल 10 वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लूप भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हमें लूप नहीं आता, हम ये मान के चलते हैं. तो 10 नंबर्स हैं तो 10 वेरिएबल्स ले लो, a b c d e f g h i देन j. ठीक है, अब हमने 10 वेरिएबल्स ले लिए, उन सबकी वैल्यू तुम स्टोर असाइन कर सकते हो. ठीक है, अब वैल्यू क्या होगा ये तुम पर डिपेंड करता है. मतलब a की वैल्यू तुम 1 ले लो या a की वैल्यू 10 ले लो, j की वैल्यू 1 ले लो, इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है, तो डायरेक्टली इसका प्रोग्राम बनाते हैं. चलो ठीक है, ये बेटर है आई होप. अब देखो अगर हमें प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसका नेम चेंज कर लेते हैं और इसे लिख देते हैं पाइथन क्लास 2 सीक्वेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग. ठीक है, अब देखो सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स होंगे क्या? आगे सिंपली यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8 then 9 and 10. और इन नंबर्स का हमें सम करना है. तो
हम एक्चुअली में ले क्या रहे हैं, 10 वेरिएबल्स ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू 2, देन c इज इक्वल टू 3, और इस तरह से हम वेरिएबल्स लेंगे और लास्ट में एक वेरिएबल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सम, और इसमें हम लिख देंगे सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f, ओके, एंड एट लास्ट j, ओके, और उसके बाद हम सम को प्रिंट कर देंगे तो हमें सम ऑफ ऑल 10 नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में हमने कहीं पे भी इफ, एलिफ, एल्स या किसी भी लूप का यूज नहीं किया, नॉट इवन फंक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली हाँ, प्रिंट एक फंक्शन ये यूज हुआ है, बट फंक्शन मीन्स कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो बहुत आगे की चीज है, ठीक है, उस पर भी दिमाग मत लगाना। अब देखो इस पूरे प्रोग्राम में जब हमने ना कोई कीवर्ड यूज किया है, मतलब ना कोई डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का कोई कीवर्ड, मतलब इफ, एलिफ, एल्स नहीं यूज किया, इटरेशन स्टेटमेंट का कोई कीवर्ड नहीं यूज किया, मतलब फॉर, वाइल, ब्रेक, ये सारे यूज नहीं किए, तो इस तरह के प्रोग्राम को, मतलब ये इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो इस तरह के प्रोग्राम को हम कहते हैं सीक्वेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब सीक्वेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग में एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं रन टाइम प्रोग्रामिंग, और ये रन टाइम प्रोग्रामिंग सिर्फ सीक्वेंस कंट्रोल में नहीं, ये सब में होता है, चाहे वो इटरेशन स्टेटमेंट हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, ठीक है, चाहे वो सिंगल लेयर प्रोग्राम हो। रन टाइम में मतलब, रन टाइम का मतलब क्या होता है, देखो जब हमने ये प्रोग्राम लिखा था a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b एंड वी आर प्रिंटिंग द रिजल्टिंग वेरिएबल विच इज c, तो आउटपुट आ रहा था 30। बट इसमें क्या है कि इस प्रोग्राम को तुम कितने बार भी रन करोगे वैल्यू 30 ही आएगी। हाँ, अगर तुम्हें 30 के अलावा कोई डिफरेंट वैल्यू चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तुम यहाँ पे 100 करो, यहाँ 200, अब 300 हो जाएगी वैल्यू। वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि c की जो वैल्यू है वो a और b वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, तो जब a और b की वैल्यू चेंज होगी तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बट अब अगर कोई प्रोग्राम ऐसा हो और कोई आपसे ये कहे कि ऐसा प्रोग्राम बताओ या फिर बनाओ, ठीक है, कि यूजर रन टाइम में वैल्यू एंटर करे, मतलब ये एक ऐसा फीचर हमें यूजर को प्रोवाइड कराना है कि जब हम प्रोग्राम को रन करें तो यहाँ पे लिख के आए एंटर द वैल्यू फॉर ए, जो भी तुम वैल्यू एंटर करो वो ए में ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। नेक्स्ट लाइन में जैसे तुमने वैल्यू एंटर करके प्रेस किया एंटर की को, उसके बाद नेक्स्ट लाइन फिर से आनी चाहिए एंटर द वैल्यू फॉर बी, फिर तुमने कुछ वैल्यू एंटर की, उसके बाद फिर एंटर की प्रेस किया, उसके बाद आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये फीचर कैसे मिलेगा, और इस तरह के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं रन टाइम, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक एग्जीक्यूशन। ये टर्म बहुत फेमस है, ठीक है। तो पाइथन में सिंपल, ये बहुत बड़ा जो पूरा पैरा हमने बोला, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क टाइप का जो हमने समझाया है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन देता है पाइथन में, जिसे हम कहते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट मतलब क्या कि रन टाइम में जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब यूजर पाइथन को कुछ इनपुट दे सके, ठीक है, और वो इनपुट फंक्शन के थ्रू देता है। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू इनपुट, और एक चीज और, प्रिंट और इनपुट दो ही ऐसे फंक्शन हैं जिसके अंदर तुम सिंगल और डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, और ये डबल कोट्स, तो यहाँ से लेके एंटर से लेके ये इक्वल साइन तक, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर अगर याद हो तो, यहाँ तक सिंगल कोट्स के अंदर है तो ये एज इट इज डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली कंट्रोल सी किया, एंटर किया, पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बी कर लो। अब बोलोगे सर ये तो हमें आता है कॉपी पेस्ट, ठीक है, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, फिर भी बता दिया, मान लो नहीं आता हो, ठीक है, अब बुरा मत मान जाना। ए एंड बी, अब हमने लिखा c इज इक्वल टू ए प्लस बी, और अब हम c को प्रिंट कर रहे हैं। देखते हैं क्या डिफरेंस क्या इन दोनों प्रोग्राम में। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखो एंटर द वैल्यू ऑफ a, हम मान लो 10 एंटर करते हैं। अब देखो एंटर द वैल्यू ऑफ b, सेकेंड लाइन में भी पूछ रहा b के लिए वैल्यू, बट आउटपुट तो 30 आना चाहिए, और अब आउटपुट क्या आ रहा है पता है, 10, 20। अब बोलोगे सर ने गलत बता दिया,
नहीं, गलत नहीं बताया, बताया सही है। अब ये क्यों आ रहा है ये देखते हैं। देखो, जब हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिखा ना, तो याद हमने बताया था कि एक्चुअली में किसी भी वेरिएबल में कौन सा लॉजिक लगेगा ये डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पे। अब यहाँ पे जब हम a = 10 लिखते हैं स्टैटिक, इन स्टैटिक वे, मतलब फिक्स्ड रन टाइम में नहीं, स्टैटिकली जब हम लिखते हैं तो मतलब डायनेमिक नहीं, स्टैटिक लिख रहे हैं, तब पाइथन अपने आप समझ जाता है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू है 10। बट जब हम इनपुट फंक्शन लेते हैं तब हमें बताना पड़ता है पाइथन को कि हम इंटीजर वैल्यू लेने जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे जब इंट लिखेंगे तब पाइथन को समझ में आएगा कि a के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस टाइप की रखनी है, इंटीजर टाइप की। अब दिमाग में ये आ रहा होगा सर अगर इंट नहीं लिखेंगे तो क्या, अभी किस टाइप की थी, अभी ये स्ट्रिंग टाइप की थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होता है, डेटा का जो टाइप मतलब नंबर का जो टाइप होगा, वैल्यू का जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। ना वो इंट होगा, ना वो फ्लोट होगा, ना वो बुलियन होगा, ना वो कॉम्प्लेक्स होगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग होगा। और स्ट्रिंग में जब एडिशन ऑपरेटर यूज होता है तब हम उसे कहते हैं कॉनकैट ऑपरेटर। कॉनकैट ऑपरेटर, कॉनकैट मतलब कि मर्ज करना। देखो 10 और 20 मर्ज हो गए ना, तो ये एक वैल्यू बन गई, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। बट अगर हम इसके पहले यहाँ पे इंट लिख दें तो अब क्या होगा, अब इस लाइन का मतलब क्या है कि अब तुम पाइथन को ये बता रहे हो कि इस लाइन को डिस्प्ले करना है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल कोट्स के अंदर है। जो भी वैल्यू तुम एंटर करोगे वो अब स्ट्रिंग टाइप की नहीं, वो अब किस टाइप की होगी, इंटीजर। और इंटीजर में क्या स्टोर होते हैं, नंबर्स विदाउट डेसिमल। तो अब देखो, अब इसको रन करोगे और 10 और 20 ही एंटर करो तब तुम्हें आउटपुट 30 मिलेगा। रन करके देख लेते हैं, 10 20, अब देखो 30 दिख रहा होगा। अब ये 10 20 नहीं आ रहा, अब 30 आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, लेकिन सर ये तो 30 तो पहले भी आ रहा था, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देख लो। फिर से रन करते हैं। अब तुम लास्ट टाइम तुमने 10 एंटर किया था, अब इसमें तुम कुछ भी एंटर कर लो, चलो वैल्यू चेंज हो गई ना। मतलब जितने बार तुम इसको रन में क्लिक करोगे, जितने बार भी तुम इस प्रोग्राम को रन करोगे, उतनी बार तुम डिफरेंट वैल्यू एंटर कर सकते हो ए और बी के लिए। दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड रन टाइम प्रोग्राम और डायनेमिक एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल लेयर प्रोग्राम। आई रिपीट, जहां कहीं पे भी हमें ये फीचर मिले, ये फैसिलिटी मिले कि हम अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकें, ठीक है, तो उस टाइप के प्रोग्राम को कहते हैं रन टाइम प्रोग्रामिंग और डायनेमिक एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें यहाँ पे डेसिमल वैल्यू चाहिए तो तुम यहाँ पे फ्लोट यूज करोगे। अब देखो फ्लोट की एक प्रॉपर्टी होती है, पता है क्या, मान लो तुमने फ्लोट लिया है तो 10.5 डेसिमल नंबर आएगा। अब देखो तुमने ए में डेसिमल नंबर एंटर किया और बी में तुमने इंटीजर वैल्यू एंटर की, तब भी आउटपुट तुम्हें सी नहीं, ये फ्लोट टाइप ही मिला। मतलब सी ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि वो उसे फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले करानी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिया है, ए और बी का, फ्लोट। अब दिमाग में आ रहा होगा सर अगर ए और बी दोनों को ही इंटीजर एंटर करें तो क्या सी तब भी फ्लोट में डिस्प्ले होगा? बिल्कुल होगा, करके देख लो। हमने 10 एंटर किया, इसमें 20 एंटर किया, बट आउटपुट जो आएगा वो आएगा 30.0। देखो, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बट अगर हम यहाँ पे इंट ले लेते और यहाँ पे भी इंट ले लेते, इसको रन करते और इंटीजर में अगर हम फ्लोट वैल्यू एंटर करने की कोशिश करते तो एरर आता। क्या एरर क्या आ रहा है? देखो वैल्यू एरर आ रहा है कि यहाँ पे हम डेसिमल वैल्यू एंटर करना चाह रहे हैं और ये होनी क्या चाहिए थी, नॉन डेसिमल। आई होप समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग में रन टाइम बेस्ड प्रोग्राम कैसे बनाना है। और अगर समझ में आ गया है, ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, व्यूज चैनल देख लेते हो, व्यूज हो जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ओके, सो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो प्रोग्राम दिया था, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एंड कैलकुलेट द एवरेज, अब उन दो प्रोग्राम्स को, ठीक है, सीक्वेंस बेस्ड रन टाइम में बना के देखना, और अगर बन गया तो समझ जाना कि रन टाइम एग्जीक्यूशन आ गया। आई होप इतना समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगेन। फिर से बोल रहा हूँ, बोलना नहीं। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।